सो हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस ऑन माय यूट्यूब चैनल वॉक फॉर एसएससी। सो गाइस आज मैं आपके लिए लेकर के आऊँ इंग्लिश में पूछे जाने वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल वॉक फॉर एसएससी को एंड डोंट फॉरगेट टू रिंग द बेल आइकन। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से रिलेटेड आपके पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो सभी जो होते हैं एरर बेस्ड होते हैं। एरर बेस्ड ऑन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, मतलब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस जो एरर में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ मैंने ऑलरेडी आपके लिए कुछ क्वेश्चंस को लिखा हुआ है आपके लिए, ताकि हम पहले ये देखें कि किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं आपसे। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, अपना इस पर क्या रूल्स बनता है, क्या चीज़ें है ना, क्या सारी चीज़ें ए टू जेड हम अच्छे से देखने वाले हैं। सो गाइस देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ 8 क्वेश्चंस आपके लिए लिए हुए हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। याद रखना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसी ना किसी पेपर में पूछे हुए हैं। अब ये देखिए ये एरर बेस्ड कैसे है, और मैंने आपको बताया था एरर जो है 3 टाइप से पूछा जा सकता है ना। एरर जो है 3 टाइप से पूछा जा सकता है। मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ आपको 3 टाइप से कैसे एरर्स। देखिए फर्स्ट इज अगर वो सेंटेंसेस दे रहा है और बीच बीच में स्लैशेस दे रहा है, ठीक है, और यहाँ लिख रहा है ABC एंड लास्ट इज नो एरर। ये पहला एरर हो गया, इस पर बेस्ड हो सकता है। दूसरा हो सकता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, जैसे कोई क्वेश्चन चल रहा है और बीच में आपसे कुछ वो उसने बोल्ड करके कुछ वर्ड दे दिए ना, और इसके 4 ऑप्शन दे दिए ABCD। क्या दे दिए? ABCD। और इसके अंदर लास्ट ऑप्शन जो होता है वो होता है आपका नो इम्प्रूवमेंट का। क्लियर? ऐसे आपका थर्ड जो टाइप आता है वो आता है फिलर्स के रूप में। क्या आता है? फिलर्स मतलब फिल इन द ब्लैंक्स, आप जानते ही हो, फिल इन द ब्लैंक्स पूछ लेता है। अभी तक देखिए, जैसे फर्स्ट जो है स्लैशेस में दिया हुआ ये है एरर पार्ट। ऐसे अगर हम फोर्थ क्वेश्चन देखें तो ये डैश दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स भरने के, इसे बोला जाता है फिलर्स। ऐसे अगर हम चलेंगे फिफ्थ में तो ये ऐसे कुछ बोल्ड करके दे दिया जाएगा आपको क्वेश्चन में, उसको डील करना है। क्लियर? अब मैं आपको पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ। देखिए आपके स्क्रीन पर भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं ना, और इस टाइप से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, अच्छे से देखिए, इन क्वेश्चंस के बारे में हम बात कर रहे हैं और आगे भी बात करेंगे, पूरे अच्छे से क्वेश्चंस को हम डील करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस क्या है? एरर बेस्ड है। जो आपको ग्रामर, मैंने पहले एक वीडियो अपलोड कर दी थी जिसमें मैंने बताया था इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है, तो ग्रामर में ये सब चीज़ें इंक्लूड की जाती है। उसी के अंदर एक टॉपिक है, चलिए अब इधर देखिए, उसी के अंदर एक टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का। अब इधर मैं आपको कुछ आंसर्स बताता हूँ कि इनके क्या सही आंसर होने चाहिए, उसके बाद हम रूल पर चलते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है आपके लिए, द नंबर ऑफ पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम डेंगू आर लाइकली टू इंक्रीज इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। ठीक है, इसका मतलब कहने का मतलब है जो पेशेंट है किससे, जो सफर कर रहे हैं डेंगू से, वो उम्मीद है, लाइकली टू मतलब क्या होता है? उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट कुछ सालों में उनकी जो संख्या है वो बढ़ सकती है। ठीक है, इस पे बात कर रहे हो। अब इसमें आपको ये देखना है, अगर आपका ये सेंटेंस, इसके अंदर आपको कुछ भी ग्रामेटिकली एरर लगता है तो आपको ए ऑप्शन लगाना है। अगर यहाँ से फ्रॉम से टू तक के अंदर आपको कुछ गलती लग रही है तो आपको बी ऑप्शन लगाना है। ऐसे सी यहाँ से यहाँ तक, और लास्ट इज नो एरर। देखिए हर पेपर में नो एरर का एक ऑप्शन भी होता है, लेकिन आप उसे इग्नोर कर देते हैं। आपको लगता है कि नहीं, पेपर में क्वेश्चन में एरर जरूर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभार एग्जामिनर नो एरर से भी क्वेश्चन बना देता है, मतलब कोई गलती नहीं है। नो एरर मतलब कोई गलती नहीं है। और अगर आपको इसको पढ़ने के बाद आपको ये लग रहा है कि इसके अंदर कोई गलती नहीं है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? डी। ये है इसका बेसिकली सा फंडा। अब चलते हैं, हम क्वेश्चन देखते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या गलती है। अब देखिए जैसे ही आपने ये सेंटेंस पढ़ा। अच्छा, दूसरा एक चीज़ और बता दूं कि जब कभी भी आप एरर्स डील कर रहे हो तो आपको ये नहीं करना है कि आपको पूरा सेंटेंस पढ़ना है और उसको समझना है। नहीं, ये बिल्कुल भी गलती नहीं, क्योंकि अभी तो ये 2-2 लाइन के क्वेश्चंस है। पेपर में आपसे 3-3, 4-4 लाइनों के क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो इधर देखिए, आपको बस एक की पॉइंट पकड़ना होता है। ग्रामर सेक्शन के अंदर आपने वो की पॉइंट पढ़ा हुआ है या नहीं, ये मैटर करता है। अगर आपने उस की पॉइंट को पकड़ लिया तो आपको पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है और आंसर आ जाएगा। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन, इधर देखिए, इधर की पॉइंट क्या है? इधर द नंबर, इधर की पॉइंट है द नंबर। अब जब कभी भी द नंबर का यूज होता है, ये हमेशा अपने साथ जो भी आगे नाउन आता है, आगे नाउन हमेशा सिंगुलर लेता है फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब सॉरी फॉर दैट, हाँ जी, जो इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है आगे का, वो हमेशा क्या होना चाहिए? सिंगुलर। और जब कभी भी अ नंबर हो जाए, 2 वर्ड होते हैं, अ नंबर एंड द नंबर। क्या होता है? अ नंबर एंड द नंबर।
देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, जब कभी भी आ नंबर या द आ जाए तो इस जब कभी अ लग जाता है तो इसको हम प्लूरल में काउंट करते हैं, मतलब प्लूरलाइज है ये फॉर्म। और कभी भी द लग जाता है इसे हम सिंगुलर काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, की पॉइंट हो गया छोटा सा ना। अभी तक देखते हैं, तो कहने का मतलब द नंबर ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डेंगी। अब गलती आपकी क्या है, इधर देखिए गलती है, यहाँ पे आर नहीं आना चाहिए, इसकी जगह आना चाहिए इज, क्योंकि आपका एक छोटा सा की पॉइंट है द नंबर, ठीक है। तो द नंबर कभी भी आ जाए उसके साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब आने वाली है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आनी है, क्लियर, ना कि प्लूरल फॉर्म में। तो बस इसके अंदर आर की जगह इज लगा था। हालांकि कुछ स्टूडेंट को लगेगा ये पेशेंट्स आया हुआ है तो पेशेंट्स के साथ आर आना चाहिए, ठीक है आप सही बोल रहे हैं, लेकिन वो तब आना चाहिए था अ नंबर ऑफ पेशेंट्स, तब वहां पे आर का यूज आपको करना था, क्लियर। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द मिनिस्टर अलोंग विद हिज पार्टी कॉलीग्स हैव बीन गिवन अ वार्म रिसेप्शन एट द फंक्शन। मतलब जो मिनिस्टर है, मिनिस्टर को उसके पार्टी के कॉलीग्स के साथ, मतलब जो काम करने वाले उसके साथ मेंबर्स हैं, उनको बहुत ही अच्छा मतलब वार्म रिसेप्शन दिया गया फंक्शन के अंदर, मतलब ना बहुत अच्छे से स्वागत किया गया उनका। तो अब देखिए इसके अंदर क्या गलती होने वाली है, फिर स्टूडेंट प्रॉब्लम में फंस जाएंगे कि आप पूरा सेंटेंस पढ़ोगे उसका मतलब निकालोगे, लेकिन याद रखना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एरर में आपको मतलब नहीं निकालना होता, आपको की पॉइंट निकालना होता है। मतलब तो आपको पैसेज, जब आप बड़े बड़े पैसेज डील कर रहे होते हैं तब आपको मतलब उसकी अंडरस्टैंडिंग समझ में आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए होती है। अब देखिए जब कभी आपने देखा एक सेंटेंस है, जब कभी मतलब ये अलोंग विद आ जाता है सेंटेंस के अंदर, अलोंग विद आ गया और उससे पहले एक आ रहा है नाउन वन, मतलब एक नाउन आ रहा है और उसके जस्ट तुरंत बाद नाउन टू भी आएगा, ये होगा, ये जरूर होगा। तो अलोंग विद से पहले क्या आ रहा है, द मिनिस्टर। द मिनिस्टर क्या है आपको दिख रहा होगा, ये है सिंगुलर फॉर्म, मतलब द मिनिस्टर एक व्यक्ति है, लेकिन हिज पार्टी कॉलीग्स मतलब बहुत सारे हैं, ठीक। तो कहने का मतलब है कि अब जब कभी भी अलोंग विद के साथ आ जाए कोई वर्ड, कोई नाउन, तो याद रखना आपको हमेशा नाउन वन के अकॉर्डिंग आगे हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। तो इधर देखते हैं, द मिनिस्टर अलोंग विद हिज पार्टी कॉलीग्स हैव, क्यों लगा रहे हो आप, क्योंकि हैव तो कॉलीग्स के साथ आएगा, लेकिन अब हमें द मिनिस्टर देखना है, द मिनिस्टर के साथ क्या आना चाहिए, हैज। आपको पता है ये सिंगुलर फॉर्म है, द मिनिस्टर सिंगुलर फॉर्म है, सिंगुलर के साथ हैज का यूज किया जाएगा ना कि हैव, क्लियर। तो देखिए ये सेंटेंस कराने में ही आपको ये जो इसकी हेडिंग है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, तो वही सब्जेक्ट का जो वर्ब के साथ अग्रीमेंट होता है ना, और अग्रीमेंट निकलने उसके बाद क्या होता है कि एक हेल्पिंग वर्ब आती है, तो उसी हेल्पिंग वर्ब के बारे में ये पूरा चैप्टर है। तो इसी को बोला जाता है सब्जेक्ट का वर्ब से जो एग्रीमेंट बनता है उसके अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है वही है ये पूरा, ठीक है। तो कोई खास इसकी डेफिनेशन तो है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैं कुछ क्वेश्चन ऊपर के रफ कर देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन है, आप पढ़िए और खुद भी सोचिए कि आंसर क्या होना चाहिए। आई एम श्योर दैट नीदर द हाउस, ना ही घर, नीदर मतलब ना ही, नीदर द हाउस नॉट इट्स कंटेन्स इज फॉर सेल एट दिस पॉइंट इन टाइम। मतलब अभी ना तो ये घर और ना इसके जो कंटेंट मतलब सामग्री है, सारी चीज़ें मिला करके घर के अंदर जो जो चीज़ें वो अभी सेल के लिए नहीं है। तो आपने जब देखा कि नीदर के साथ तो नॉर आता है, ये ठीक है, आपने पकड़ लिया एक चीज़ कि कंजंक्शन का यूज़ है, नीदर के साथ नॉर का यूज़ किया जाता है। लेकिन एक गलती हो गई है कि जब कभी भी नीदर और नॉर आ रहा हो ना, तो आपको ये देखना है कि नीदर और नॉर के साथ मतलब इसके मतलब हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही होगी पूरे सेंटेंस में। अब इधर हेल्पिंग वर्ब देखोगे आप तो ये इज यूज हो रहा है। अब इज, ये बताओ इज के पास नीदर है नॉर है ना, नॉर है। अब नॉर के बाद देखो जरा, नॉर के बाद क्या आ रहा है, कंटेन्स, कंटेन्स आ रहा है। तो ऑब्वियसली अब जब कभी भी आपको ये देखना है जो उसके पास जो भी हेल्पिंग वर्ब सबसे पास में होगी उसके हिसाब से आपको नाउन के हिसाब से आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। तो नॉर के बाद क्या आ रहा है, कंटेन्स, तो कंटेन्स के साथ क्या चाहिए, आर, क्लियर। अब इसके अंदर आपको नीदर की, देखो नीदर के साथ तो हाउस आ रहा है लेकिन नॉर के साथ कंटेन्स आ रहा है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हाउस के साथ तो इज ही लगता है, ठीक है, लेकिन कंटेन्स के साथ तो आर लगेगा ना। तो अब इधर आपको ये देखना है जो मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के पास कौन सा नाउन आ रहा है, कंटेन्स, ठीक है, तो ये आएगा। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, इफ आई डैश योर बॉस आई वुड डेफिनेटली डिसमिस यू फ्रॉम दिस जॉब। अब चार ऑप्शन इसके मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं कि फर्स्ट ऑप्शन एम होना चाहिए, वॉज होना चाहिए, वर होना चाहिए, हैव होना चाहिए। अब अगर आप लगाते हैं इफ आई एम तो ये गलत हो जाएगा, क्यों,
क्योंकि जब एम आप लगाते हैं, इज एम आर आपको पता है प्रेजेंट डिनोट करता है, प्रेजेंट का सिंबल है ना, लेकिन वॉज वर आपको पास्ट में ले जाता है ना। लेकिन आप देखेंगे यहाँ वुड आ रहा है, वुड क्या है पास्ट, तो इसका मतलब अगर यहाँ पास्ट यूज करो आप तो यहाँ भी आपको पास्ट ही यूज करना है। क्लियर? अब इधर देखिए, तो आंसर क्या होना चाहिए, इफ आई वॉज, आपको लग सकता है कि आई के साथ वॉज आएगा और यहाँ पे वॉज भी गलत हो जाएगा, आई बताऊंगा क्यों। फिर थर्ड इज मतलब फोर्थ देख लेते हैं, हैव भी नहीं आएगा, आई हैव, क्योंकि वो तो प्रेजेंट में चलेगा, हमें पास्ट का कोई वर्ड लगाना है। आंसर क्या होना चाहिए वर्ड। अब ये क्यों हो रहा है देखिए, इन सभी सेंटेंसेस को एक नाम दिया जाता है, इन्हें बुलाता है सपोजिशनल सेंटेंसेस। सपोजिशनल सेंटेंस में क्या होता है, अगर कोई सेंटेंस इफ से स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद कोई भी सब्जेक्ट दिया हो, कोई भी, आई वी यू दे ही शी ने, उसके बाद आपको हमेशा क्या लगाना है, वर। क्या लगाना है आपको, वर। याद रखना वर क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सपोज किया जा रहा है, बस सपोजिशनल के लिए आपको वर का यूज करना है। तो आई के साथ वॉज तो आता है वैसे हमें पता है, लेकिन यहाँ इफ जुड़ गया है, इफ के साथ सब्जेक्ट कोई भी है उसके बाद आगे आपको वर लगाना है और कुछ नहीं लगाना है। इफ आई वर योर बॉस, अगर मैं आपका बॉस होता तो मैं आपको डेफिनेटली डिसमिस कर देता इस जॉब से, ये कहने का ये मतलब है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, ही यू एंड आई हैव बीन सिलेक्टेड फॉर दिस न्यूली लॉन्च्ड शो, और इसके चार ऑप्शन है कि आपका ऑप्शन ये है, ही आई एंड यू, है ना, ये चार ऑप्शन। लास्ट इज नो इम्प्रूवमेंट, मतलब सही है। तो अब कहने का मतलब आपको सब्जेक्ट्स को अरेंजमेंट करना आना चाहिए कि या ये जो सब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट है ये सही लगा हुआ है या नहीं। क्लियर? या इनमें से आपको आगे पीछे कुछ करना है, ये भी देखना है। अब इधर देखिए, कहने का मतलब है इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए एकदम सही बी एकदम सही। जो सब्जेक्ट्स है, नाउन 1 नाउन 2 कौन सा आना चाहिए, क्या आना चाहिए, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। इधर देखिए, अब देखिए ये रूल होता है इंग्लिश के अंदर, यूज ऑफ रूल ऑफ 231 एंड 123। देखिए दो रूल होते हैं, 231 123। क्या क्या रूल होते हैं, 231 123, ये दो रूल होते हैं। इसके हिसाब से हमें देखना है कि क्या आंसर आना चाहिए। अब देखिए आपको पता है कि 231 कब यूज करते हैं, अगर नहीं पता तो बताता हूँ। जब चीज़ें क्या हो, पॉजिटिव सेंटेंस जो हो पॉजिटिव हो, और 1 2 3 का यूज कब किया जाता है, जब सेंटेंस क्या हो, नेगेटिव दिया हो, नेगेटिव। अब इधर देखिए, जैसे कि you and I have been selected for this newly launched show, इसका मतलब भाई ये तीन व्यक्ति हैं जो सिलेक्ट हुए हैं किसी नए शो के लिए। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि भाई ये चीज तो पॉजिटिव है ना, लाइफ में सिलेक्ट होना कहीं पे, तो पॉजिटिव के लिए आपको 2 3 1 का यूज करना पड़ता है। अब दूसरे नंबर पे कौन सा सब्जेक्ट आता है, यू, ठीक है, यू। फिर थर्ड पे आता है ही या शी, तो ही दे रखा उसमें, और फर्स्ट पे आता है आई, तो उसके हिसाब से यू ही एंड आई सही है। बाकी अभी बने रहिए, मैं आपको अभी रूल कराऊंगा, उसमें A to Z अच्छे से नॉलेज देने वाला हूँ, अच्छे से बताऊंगा। अभी मैं जल्दी थोड़ी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि चीज़ें थोड़ा जल्दी निपट जाए। चलिए 6th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और 6th क्वेश्चन में लिखा हुआ है, द पोएट एंड पॉलिटिशियन हैव कम टू मीट मी टुडे, और लास्ट है नो एरर। चलिए देखते हैं। जब याद रखना दो नाउन एंड से जुड़ रहे हो, और इससे पहले एक नाउन हो और नाउन 2 हो, लेकिन जो नाउन 1 है ना उससे पहले अगर द या कोई भी पॉसेसिव प्रोनाउन माय, योर, हिज, हर अगर ये लगा हो, लेकिन आगे वाले में नहीं लगा हो। अगर देखो दोनों में कोई पर्टिकुलर वर्ड लगा हो, जैसे पॉइंट से पहले द लगा है और यहाँ भी कोई वर्ड लगा होता, तो इन दोनों को दो अलग अलग व्यक्ति मानते और यहाँ पे है सही होना चाहिए था। लेकिन अभी क्या है, पॉइंट से पहले द लगा है केवल, इससे पहले द नहीं लगा है, ये माय, योर, हिज, हर नहीं लगा है, तो इसको अभी हम एक ही व्यक्ति मानेंगे कि पोएट और पॉलिटिशियन एक ही व्यक्ति है। अब जब एक व्यक्ति है उसके साथ आपको हैव नहीं हैज लगाना होता है। तो अभी मैं आपको रूल्स के हिसाब से अच्छे से बताऊंगा, बस अभी मुझे एरर्स को सही करने दीजिए। 7th, मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट हैज टेकन द इंटरव्यू। अब देखिए मोर देन का रूल आ गया, जब मोर देन का यूज हो जाता है तो उसके बाद जो भी नाउन लगता है वो हमेशा सिंगुलर लगता है, और उसके बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर। तो इसका आंसर नो एरर। जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में गलती हो, इसका आंसर क्या है, नो एरर। चलिए 8th में देखेंगे, नथिंग बट। नथिंग का बहुत ज्यादा यूज होता है, नथिंग बट है ना, तो नथिंग बट, और उसके साथ याद रखना नथिंग के साथ अगर बट आ रहा है, नथिंग और उसके साथ आ रहा है बट। अब इसके बाद नाउन जो है आपके दो टाइप से आ सकते हैं,
या तो आ सकता है सिंगुलर नाउन या आ सकता है प्लूरल नाउन, ठीक है। नथिंग बट के साथ नाउन जो दो टाइप के आ सकते हैं, सिंगुलर या प्लूरल। तो याद रखना है आपको हमेशा एक चीज कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सिंगुलर आ रहा हो या प्लूरल, लेकिन जो आपकी हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए वो हमेशा सिंगुलर ही आएगी, ये रूल है। तो नथिंग बट द गर्ल्स इज, आर नहीं इज, मैंने बताया था ना अभी, हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म यूज की जाएगी। क्लियर? तो ये क्वेश्चन कराने का मकसद इसलिए है ताकि आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का मतलब पता चले। अब देखिए आप सारे क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे सभी के अंदर हेल्पिंग वर्ब से जुड़ी चीजें यूज की जा रही है, हैज, हैव, इज, एम, आर, फिर कुछ नाउन का भी यूज हो रहा है। अब उन्हीं हेल्पिंग वर्ब को आप वर्ब नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं। तो सब्जेक्ट का जो भी अग्रीमेंट वर्ब से होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। क्लियर? आई थिंक यू हैव गॉट माई पॉइंट नाउ। अब हम आगे चल रहे हैं और अब हम रूल है ना A to Z अच्छे से रूल्स को देखने वाले हैं। कितने टाइप कितने हैं ये भी हम देखने वाले हैं। चलिए हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं। सो गाइस चलिए ये मैंने आपके लिए टाइप लिख दिए हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से रिलेटेड जितने टाइप बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए फर्स्ट इज सपोजिशनल सेंटेंसेस, इसे ही इमेजिनरी सेंटेंस बोला जाता है, इसको हम अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट इज मैथमेटिकल फिगर्स, अभी मैं बताऊंगा क्या होता है, ये सब इंग्लिश का ही पोर्शन है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में। थर्ड इज पेयर वर्ड्स, फोर्थ इज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, फिफ्थ इज यूज ऑफ 1 2 3 2 3 1, अब ये क्या है ये भी मैं बताऊंगा। नाउन्स कनेक्टर्स, नाउन में कुछ कनेक्टर्स होते हैं वो देखते हैं। मैनी, मैनी, इन, नथिंग बट और एटसेट्रा, बहुत सारे ना वर्ड्स होते हैं उनका कैसे यूज करना है वो देखेंगे। फिर 8 में देखेंगे यूज ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में बात करेंगे हम। फिर 9th इज नीड एंड डेयर, यूज ऑफ नीड एंड डेयर, मतलब नीड का और डेयर का यूज कैसे करना है ये देखेंगे, ठीक है। और लास्ट वन इज मिसलेनियस पार्ट, मिसलेनियस मतलब बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम मिसलेनियस पर रखने वाले, मतलब मिक्स टाइप के क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड टू सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट और कुछ रूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो हम आगे बात करते हैं इस टॉपिक। सो गाइस चलिए हम रूल नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। दिस इज कॉल्ड सपोजिशनल सेंटेंस या इमेजिनरी सेंटेंसेस, ठीक है। सपोजिशनल सेंटेंस या इमेजिनरी सेंटेंसेस। अब इधर देखिए ये है क्या, मैं आपको इसको अच्छे से डिटेल में बताता हूँ। इधर देखिए अब चीजें आप क्या करते हैं, सपोज करते हैं, नहीं सपोज करना या उसको इमेजिन करना, ठीक है, इमेजिन करना या सपोज करना। अब आप एक चीज सोचिए, जब कभी आप सपोज कर रहे होते हैं या इमेजिन कर रहे होते हैं, वो आप मतलब इसका मतलब कभी ना कभी आप उस चीज का पास्ट याद कर रहे होते हैं, सही एकदम, कि आप कभी ना कभी पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब कभी भी पास्ट यूज कर रहे हैं तो आपको ये भी पता होगा, नहीं पता तो मैं बता दूं कि विल होता है, विल जो आप यूज करते हैं एक हेल्पिंग वर्ब, ये जो विल है, विल या शैल, तो ये होता है प्रेजेंट के लिए और फ्यूचर के लिए ना, मतलब फ्यूचर के। अगर इसका पास्ट हम बात करें, विल या शैल का जो पास्ट होता है वो क्या होता है, वुड। क्लियर हुआ? विल या शैल का जो पास्ट होता है वो क्या होता है, वुड। इसका मतलब जब कभी भी वुड आए, पास्ट की बातें की जा रही होगी तो वहां पे वुड का यूज होना तय है। अच्छा अगर मैं आपसे बात करूं इज एम आर, अगर मैं बात करूं इज एम आर, तो आपको क्या ये नहीं लगता कि इज एम आर प्रेजेंट के वर्ड है, जो भी चीजें प्रेजेंट में चल रही। लेकिन अगर मैं इन चीजों का पास्ट बनना चाहूँ तो आप कैसे बोलेंगे, इसका मतलब पास्ट के लिए आपको वॉज या वर लगाना होता है ना। तो बस आपको माइंड में इतनी सी बात याद रखनी है, वुड, वॉज, वर, ये पास्ट के वर्ड्स हैं। तो अभी इसको सेंटेंसेस मैंने लिए हैं, ये है पास्ट से रिलेटेड कुछ वर्ड, कुछ सेंटेंसेस हैं। लेकिन उससे पहले ये याद रखना आपको, इधर देखिए जब सेंटेंस की स्टार्टिंग मतलब इन वर्ड्स से हो रही है, ये रूल है आपको अच्छे से नोट डाउन करना है। रूल नंबर 1 है कि अगर कोई भी सेंटेंस की स्टार्टिंग आपकी इन वर्ड से हो रही हो, इफ मतलब यदि, एज इफ मतलब मानो की, क्या होता है मानो की, या जैसे की, एज इफ मतलब मानो की या जैसे की, इसका भी सेम मतलब है। सपोज करना, सपोजिंग भी, शी विशेस या आई विश ना, ऐसे बोलते ना, काश मैं ये होता या मैं ये कर देता, इस टाइप से सेंटेंसेस को बोलाता है। अब देखिए पहला सेंटेंस क्या है, क्या यूज होना चाहिए। देखिए पहली बात तो मैं ये बता दूं, जब कभी भी आप, ये एक रूल है कि जब कभी आप इन वर्ड्स का यूज कर रहे हो किसी सेंटेंस में, कभी भी आप यूज कर रहे हो इफ, एज दो, he wishes, सपोज, है ना, तो आपको क्या करना है, इसके बाद जो भी नाउन आए, मतलब सब्जेक्ट इसके बाद कुछ भी आ जाए, क्या आ जाए, सब्जेक्ट इसके बाद कुछ भी हो, ही हो, शी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे। देखिए ये सभी सब्जेक्ट्स होते हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट है। लेकिन अगर ये वाला स्ट्रक्चर बना तो आपको उसके बाद हमेशा क्या लगाना है, वर।
याद रखना है आपको, उसके साथ कभी भी ये लगाना है, कभी भी आपको वॉज नहीं लगाना है, कभी भी इज, एम, आर, विल, हैव, मतलब इसके अलावा जितनी भी आपके पास हेल्पिंग वर्ब्स है इसके अलावा कुछ भी यूज नहीं करना है सिवाय वर के, क्योंकि ये जो वर रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं सपोज, चीजें सपोज की जा रही है, इमेजिन की जा रही है ना। अब देखिए जैसे आप बोलते हैं इफ आई वर, ठीक है, वैसे तो आई के साथ आई वॉज आना चाहिए, इफ आई वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड चेंज द कंडीशन ऑफ इंडिया, क्लियर, ऐसे बोलते हैं, लेकिन उसके जगह वॉज नहीं वर्ब यूज होना चाहिए, इफ आई वर द पीएम ऑफ इंडिया, क्लियर, वो इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं चीजों को सपोज कर रहा हूँ, रियल तो नहीं हो सकती, मैं पीएम कैसे बन सकता हूँ ना, वो सपोज बस कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, तो ये सारे सेंटेंस वही है। आई विश, ये मैं इमेजिन कर रहा हूँ, शी डैश माई हीरोइन इन माई मूवी, मतलब मैंने कोई मूवी बनाई होगी, तो मैं सपोज कर रहा हूँ कि वो काश, मतलब इसका मतलब होता है काश, काश कि वो मेरी फिल्म मूवी में हीरोइन होती। अब इधर देखिए, तो कहने का मतलब है जब यहाँ शी लग गया है ना, और ये वाला इसका रूल है आई विश, ये डायरेक्टली आएगा, उसके बाद जो भी सब्जेक्ट आएगा उसके बाद आपको क्या लाना पड़ेगा, वर। अब देखिए सेंटेंस में वॉज दिया होता है, शी वॉज माई हीरोइन, नहीं, इधर आएगा शी वर माई हीरोइन, क्लियर हुआ, वो क्यों आ रहा है इसके अकॉर्डिंग। लेकिन आप इसे हटा दो, आई विश को हटा दो, तो सेंटेंस तब सही होगा, शी वॉज माई हीरोइन इन मूवी, मतलब वो मेरी हीरोइन थी मूवी के अंदर, वो अलग रूल पड़ जाता है, तब आप सपोज नहीं कर रहे हो, तब वो रियल में हुआ है। इफ ही वॉज माई स्टूडेंट, अगर, देखिए अगर वो मेरे स्टूडेंट होता, आई वुड टीच हिम, मैं उसे पढ़ाता, ये मतलब है कहने का। अब इधर देखिए दूसरा रूल ये कहता है कि जब कभी भी आप ये सारे वर्ड यूज कर रहे हो उसके साथ सब्जेक्ट, हमें सब्जेक्ट के बाद हमेशा आपको वर लगाना है, लेकिन उसी के बाद आपको हमेशा क्या करना है कि आपको एक हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, वुड प्लस V1, हमेशा ये यूज करना है हमेशा, क्योंकि अभी मैंने बताया पीछे अभी विल का जो पास्ट होता है, विल या शैल का, वो क्या होता है, वुड, क्लियर हो, तो वो आपको वुड लगाना है। तो देखिए इफ ही वॉज, देखिए यहाँ पे ही वॉज तो गलत है, क्योंकि अभी मैं बताया चाहे कोई भी सब्जेक्ट आए इफ के साथ, यहाँ पे आपको क्या लगाना है, वर। माई स्टूडेंट आई वुड सही है, इधर देखो वर का रूल भी आ गया, वुड भी आ गया, तो ये सही है, दोनों पास्ट के वर्ड है ना, ये देखो वर भी आ गया और वुड भी आ गया, तो बस आपको ये याद रखना है सेंटेंस में वर भी आना चाहिए, वुड भी आना चाहिए, वुड आना चाहिए, वर आना चाहिए। चलिए रमेश टॉक्स एज इफ, अब यहाँ एज इफ आ गया, इधर देखिए एज इफ, तो एज इफ मतलब मानो की, रमेश मुझसे ऐसे बात करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसे कि यार मानो कि ही वॉज माई ब्रदर, जैसे कि वो मेरा भाई हो, है ना, ऐसे बोलते नहीं आप, यार वो तो मेरे से ऐसे एडवाइस मांगता है जैसे कि मैं तो बहुत बड़ा टीचर, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे। तो यहाँ भी कहने वाला रमेश मुझसे ऐसे बात करता है, हालांकि वो छोटा होगा मेरे से, तो रमेश मुझसे ऐसे बात करता है जैसे वो मेरा भाई हो, तो ये सेंटेंस आप बोलना चाहते हो, कैसे बोलेंगे, रमेश टॉक्स टू मी एज इफ ही वॉज नहीं, ही वर माई ब्रदर। क्यों, क्योंकि तो देखिए फिर से रूल यही लग गया कि एज इफ आ गया, एज इफ के बाद जो भी सब्जेक्ट आएगा उसके साथ क्या आना चाहिए, वर, ही वर माई ब्रदर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वॉज आई अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, ये क्वेश्चन के तौर पर नहीं होता, याद रखना, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आता है। आप बोलोगे कि भाई वॉज तो पहले तब आता है जब हम किसी से क्वेश्चनिंग करते हैं, और यहाँ पे तो क्वेश्चन दिया हुआ नहीं है, आपको फुल स्टॉप दिया हुआ है, तो क्या पहली बात ये सोचिए सेंटेंस सही है। अब मैं इसको प्रूव करता हूँ, देखिए इसको अच्छे से आपको देखना है, कैसे, देखिए जैसे कि अगर आपने बोला, मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिखता हूँ, इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, क्लियर। इधर देखिए इसका मतलब कि अगर मैं एक बर्ड होता, एक पक्षी होता, सो आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अब देखिए यहाँ वर भी आ गया और यहाँ वुड भी आ गया, दोनों रूल सही है। लेकिन अगर मैं इसे चेंज ऐसे कर देता हूँ, वर आई अ बर्ड, और ये पूरा सेम रहने देता हूँ, तो इधर देखिए सेंटेंस में कहने का मतलब है, इसको जब ये मतलब हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आते हैं और सब्जेक्ट को पीछे ले जाया जाता है, तो इस रूल को बोला जाता है इन्वर्जन। क्या बोला जाता है इसे, इन्वर्जन। अब इन्वर्जन क्या है, इंग्लिश में कुछ सेंटेंसेस उल्टे बनते हैं, वो आपको पता नहीं होता कभी भी, हार्डली, हार्ड ही, राइट, हार्डली के साथ हार्ड सुना होगा आपने, है ना, ऐसे ये वर आई अ बर्ड, है ना, वर यू माई हीरोइन इन द मूवी, इस टाइप से कुछ यूज किया जाता है, तो इन्हें बोलता है इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब सेंटेंस को उल्टा बनाया जाता है। उल्टा कैसे, अब देखिए इसका मतलब आपको जब कभी इफ का यूज नहीं करना है, तो आप क्या करेंगे, इफ को हटा करके, लेकिन ये हेल्पिंग वो पहले ले आओ, सब्जेक्ट बाद में ले आओ, तो इसी को बोलते हैं इन्वर्जन, और आपका सेंटेंस जो है सही है। इसका मतलब आप ये भी बोल सकते हो इफ आई वर अ बर्ड, या आप ये भी बोल सकते हो वर आई अ बर्ड,
जैसे आप बोलना चाहते हो ना, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो इसको आप कैसे भी बोल सकते हो, वर आई द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। दोनों सेंटेंस सही है, लेकिन एक में इन्वर्जन लग रहा है, सेंटेंस सही है। अब कहने का मतलब वही, लेकिन इसके अंदर क्वेश्चन मार्क नहीं होता कि किसी से क्वेश्चन पूछ रहा है, नहीं। अब कहने का मतलब यहाँ भी देखेंगे, वॉज आई अ बर्ड, तो फिर से गलत हो गया, क्योंकि आई के साथ तो वर आता है ना भाई। आप जब कभी आप सपोज कर रहे होते हो तो क्या आता है, वर आई अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो ये सेंटेंस हो जाएगा सही। लेकिन अभी तक नहीं था, क्योंकि आपको वॉज नहीं लगाना था, क्योंकि सेंटेंस फिर से आप सपोज ही कर रहे हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सपोज इफ यू वर माई चाइल्ड, अगर आप मेरे चाइल्ड होते, आई वुड लव यू मोर देन माई ओन चाइल्ड। ठीक है, मेरा जो खुद का बच्चा उससे ज्यादा, है ना, मोर देन, उससे ज्यादा प्यार करता। अब देखिए एक रूल और है, इसे बोलते हैं सुपरफ्लस एक्सप्रेशन। सुपरफ्लस मतलब जब सेंटेंस में आप ज्यादा ही वर्ड को डाल रहे हो इंग्लिश में, जैसे आप बोल रहे हो, है ना, जैसे आप बोल रहे हो, आई विल रिटर्न बैक फ्रॉम अमेरिका, आई विल रिटर्न बैक फ्रॉम अमेरिका, तो कुछ आपको गड़बड़ नहीं लग रही है, कैसे, आई विल रिटर्न फ्रॉम अमेरिका, ये बोलना सही है, या ये वाला, ये एक सेंटेंस, आई विल रिटर्न बैक फ्रॉम अमेरिका। तो कहने का मतलब जब रिटर्न का मतलब ही होता है बैक आना, तो उसके साथ बैक क्यों लगा रहे हो आप, क्लियर। तो इसका मतलब उससे बोलते हैं ज्यादा आप इंग्लिश में यूज करे जा रहे हैं, उससे वो गलत होगा सर। तो यहाँ पे भी वही है, जब एक सेंटेंस आपको दिख गया, सपोज मतलब मैंने बोला सपोज यू वर माई हीरो, ऐसा ही कुछ, या आप इफ लगा रहे हो, इफ यू वर माई हीरो, तो आप खुद सोचो दोनों में से एक ही चीज का तो यूज होना चाहिए, या आप इफ लगाओ या सपोज लगाओ, दोनों का यूज एक साथ नहीं करना है। तो आप यू ऐसे यूज कर सकते हो, सपोज यू वर माई चाइल्ड, देखो वर भी सही है एकदम, वुड भी सही है, तो इसमें तो कोई गलती नहीं थी, गलती यहाँ थी, इफ के साथ सपोज नहीं आएगा या सपोज के साथ इफ नहीं आएगा, दोनों में से एक चीज यूज करना है। नेक्स्ट, शी ऑर्डर्स एज दो, है ना, शी वॉज माई मदर, वो मुझे ऐसे ऑर्डर देती है जैसे कि वो मेरी मम्मी हो या मदर हो। फिर से वही एज दो आगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको शी दिख रहा है, शी के साथ आपको क्या लग रहा है, वर, ना कि वॉज, क्योंकि रूल कौन सा है, फिर सपोज करने का है, चीजें आप सपोज कर रहे हैं। क्लियर, आई थिंक चीजें आपको रूल नंबर 1 अच्छे से क्लियर हो गया हो, इसे अच्छे से नोट कर लेना कॉपी में, और अच्छे से बार बार वीडियो को देखना। चलिए रूल नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दिस इज कॉल्ड यूज ऑफ 1 2 3 एंड 2 3 1। अब ये है क्या चीजें, इसके बारे में अच्छे से डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। देखिए 1 2 3 का रूल कब यूज करना है, और 2 3 1 का। अब ये देखिए क्या होते हैं, जैसे कि आपको ये पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया में फर्स्ट पर्सन कौन होता है, सेकंड पर्सन कौन होता है, थर्ड पर्सन। तो पहले मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट पर्सन दुनिया में कौन होता है, अगर हम सब्जेक्ट्स के हिसाब से बात करें, सेकंड पर्सन कौन होता है एंड थर्ड पर्सन कौन होते हैं। अब देखिए अगर आपको फर्स्ट पर्सन की बात करनी हो तो आपको क्या करना है, फर्स्ट पर्सन के अंदर आपको रखना है आई एंड वी को। इसका मतलब केवल 2 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं आई एंड वी जिसे फर्स्ट पर्सन बोला जाता है, मतलब दुनिया में पहले जो सब्जेक्ट आए वो कौन से थे, आई एंड वी। क्लियर, और ऑब्वियसली सब अपने लिए होते हैं ना भाई, आप कुछ काम करेंगे सबसे पहले आप अपने लिए काम करेंगे ना, औरों के लिए तो नहीं करेंगे, तो इसी बेस पे आप फर्स्ट पर्सन को आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। सेकंड पर्सन किसे यूज किया जाता है, यू। जैसे कोई काम है तो पहला काम मैं अपने लिए करूंगा, दूसरा काम मैं आपके लिए करूंगा ना, आपके लिए यू, तो यू मतलब आप, तो सेकंड पर्सन ये। थर्ड मतलब अब जितने भी और सब्जेक्ट्स बच गए हैं उसे बोलते हैं थर्ड पर्सन कैटेगरी। जैसे आप बोल सकते हैं ही, शी, इट, नेम, तो ये सारे जितने भी नाम हो जाते हैं दुनिया में, राम, श्याम, मोहन, राहुल, है XYZ, उन्हें बोला जाता है थर्ड पर्सन कैटेगरी। ठीक, तो ये 3 कैटेगरी आपको याद रखनी है। अब इसका मतलब यहाँ पे ये रूल में 1 2 3 और 2 3 1 के रूल में आपसे क्या पूछेगा, आपसे अरेंजमेंट ऑफ नाउन पूछेगा कि क्या ये जो अरेंजमेंट है नाउन का ये सही है या नहीं है। ठीक है, अब इसके लिए मैं आपको रूल बताता हूँ। रूल देखिए ये है बहुत ईजी, कि जब कभी भी 1 2 3 और 2 3 का यूज करना हो आपको, तो आपको याद रखना है 2 3 1 आपको हमेशा किस में यूज करना है, जब सेंटेंस क्या हो, पॉजिटिव हो। जब आपको सेंटेंस पढ़ने से ऐसा लग रहा हो कि सेंटेंस पॉजिटिव है ना, नेगेटिव नहीं है, नॉट वाला सेंटेंस नहीं है। और 1 2 3 से आपको पता चलना चाहिए जब सेंटेंस क्या होना चाहिए, नेगेटिव। ठीक है, अब 2 चीजें आपको याद रखनी है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्लियर हुआ। अब इधर देखिए कैसे, जैसे कि मैंने ये रूल ये पढ़ा, यू, ही एंड आई, इसके अंदर 3 पर्सन के बारे में बात हो रही है, 3 सब्जेक्ट एक साथ आपको यूज करना है, तो उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, राइट ऑर्डर क्या होना चाहिए। क्लियर, तो देखिए यू एंड ही क्या ये सही है या नहीं। अब आगे बढ़िए, आर गिल्टी ऑफ मर्डर, हम गिल्टी ऑफ मर्डर है ना, मतलब गिल्टी है किस चीज के, मर्डर की। अब
आप खुद सोचिए, गिल्टी ऑफ मर्डर क्या पॉजिटिव है? नहीं, नेगेटिव सेंटेंस है। इधर देखिए, राधा एंड आई वाज स्टडीइंग इन द लाइब्रेरी, पढ़ रहे थे, तो पॉजिटिव है, सेंटेंस नेगेटिव तो नहीं है, सही चीज ही तो है भाई लाइफ में। थर्ड, यू ही एंड आई आर गुड समेरिटन्स। गुड समेरिटन्स मतलब एक दूसरे की हेल्प करने वाले। तो आपको सेंटेंस पहले पढ़ना है और उसका सेंस निकालना है कि सेंटेंस का सेंस पॉजिटिव है नेगेटिव। अब देखिए, अब आप जब ये यूज करेंगे तो इसका मतलब नेगेटिव में आपको सबसे पहले 1 यूज करना है, फिर 2, फिर 3, मतलब ये सब्जेक्ट्स हैं जब क्या हो, नेगेटिव हो। और अगर 2, 3, 1 का यूज करना हो, इसका मतलब जब पॉजिटिव, इसका मतलब आपको पहले दूसरा सब्जेक्ट लगाना है, दूसरे पे आता है यू, थर्ड पे आता है इनमें से अभी, है ना। अब देखते हैं सेंटेंस। तो अभी हम बात करें जब 3 सब्जेक्ट की एक साथ बात हो, तो पहले ये देखिए सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब जब सेंटेंस नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए कौन सा यूज हो रहा है, देखिए नेगेटिव, 1, 2, 3 का यूज करना है, क्लियर। 1, 2, 3 नेगेटिव है। तो आप देखिए नेगेटिव के लिए आपको 1 इनमें से कौन सा है, आई जो है फर्स्ट पर्सन ना, तो आई को पहले लाना पड़ेगा, फिर कॉमा लगाना है। अब देखिए सेकंड पे कौन आता है, यू लगाना पड़ेगा, और फिर आपको एंड से जोड़ना पड़ेगा, और थर्ड सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। थर्ड केस के अंदर ही, तो ये इसका ऑर्डर एकदम सही है किसका, नाउन का। 3 नाउन एक साथ यूज करना है, तो आपको आई, यू एंड ही लगा करके। अब याद रखना, जब कभी भी ये आ जाए तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आनी चाहिए, हमेशा वो आनी चाहिए प्लूरल, ठीक है। देखिए हमेशा आपको हेल्पिंग वर्ब प्लूरल क्यों लगानी है, क्योंकि आप खुद देखिए ना, इधर 3 सब्जेक्ट अलग अलग है ना, तो 3 मतलब प्लूरल फॉर्म हो गया। तो अब देखिए यहाँ आना चाहिए आई, यू एंड ही आर गिल्टी ऑफ मर्डर, एकदम सही है। अब आप बोलेंगे ही के साथ तो वो इज आता है, या आर कहाँ से आ गया, आर ही के लिए नहीं लग रहा है, इन तीनों व्यक्ति के लिए लग रहा है, आई के लिए भी, यू के लिए भी, ही के लिए भी, तब आ रहा है आर, क्लियर। तो ये रूल आई थिंक आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, राधा एंड आई वॉज। अब इधर देखिए दूसरा क्या है कि भाई दो नाउन का यूज कैसे करना है, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ ना। थर्ड देखते हैं, यू ही, पहले 3 नाउन के क्वेश्चन हम डील करते हैं। अब देखिए, आर गुड सैमरिटन्स, गुड सैमरिटन मतलब पॉजिटिव सेंटेंस है, सेंटेंस है पॉजिटिव, तो 2, 3, 1 का यूज करना है। तो ये दूसरे नंबर पे ही आता है, सही है। ही तीसरे नंबर पे ही आता है, और आई फर्स्ट पे ही आता है। तो देखो 231 का रूल हो गया ना, और सेंटेंस पॉजिटिव, ये तो सेंटेंस ही सही है, क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, शी एंड आई, तो फिर से 2 नाउन हो गए, अभी हम 3 की बात कर रहे हैं। राहुल एंड आई, फिर 2 नाउन हो गए। ही, यू एंड आई, अभी देखते हैं, हैव सेंड। सेंड मतलब पाप करना, क्या होता है, पाप करना। तो भाई आपने कोई पाप किया है, 3 व्यक्तियों ने मिलकर के पाप किया है, कोई गलत काम किया है, तो क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव में देखें 1, 2, 3, तो 1 पे क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए पहले, फिर सेकंड पे आना चाहिए यू एंड ही, और यहाँ हैव एकदम सही है, क्योंकि अभी मैंने बताया आपको हेल्पिंग हमेशा प्लूरल आने वाली है। अब हेल्पिंग प्लूरल कौन कौन सी होती है, वर, हैव, ठीक है, आर, इनमें से कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, वर, हैव, आर, ये क्या है, प्लूरल फॉर्म। सो इसका जो सही ऑर्डर बनना चाहिए, आई, यू एंड ही हैव सेंड, ये एकदम सही, ना कि ये ही, यू एंड आई। चलिए अब देखते हैं कि 2 जब नाउन आ जाए तो उसका कैसे यूज करना है ना, इसी में आपको अच्छे से बताता हूँ। देखिए इसे मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ। अब आपको इसके लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक का यूज करना है। इधर देखिए, इसके आपको पेयर वर्ड बनाने हैं, इसके 1, 2, 3 के और 2, 3, 1 के। इसका मतलब इसका इसके साथ पेयर बनाओगे तो क्या बनेगा, और इसका इसके साथ बनाओ, पहले इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, और फिर इसका इसके साथ। तो एक पेयर बना 1, 2, फिर एक बना 2, 3, और फिर एक बना 1, 3, बन गया। ये 2 नाउन के साथ का केस है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। फिर इसको इसके साथ बनाते हैं 2, 3, फिर इसका इसके साथ 3, 1, और फिर इसका इसके साथ। तो बस ये रूल होता है 12, 23, 13, 23, 31, 21। तो आप याद तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि इंग्लिश पढ़ रहे हैं, मैथ्स तो पढ़ नहीं रहे, लेकिन आप शॉर्ट ट्रिक कैसे बना सकते हो, पहले का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, फिर पहले का तीसरे से कॉम्बिनेशन। अब देखते हैं रूल नंबर, मतलब 2 नाउन से कैसे बात देखते हैं हम चीजें। राधा एंड आई, राधा यहाँ पे कौन सा नाउन है, थर्ड नाउन, मैंने बताया था कोई भी नाम आ जाए। और आई के यहाँ पे आई है फर्स्ट नाउन। अब ये 31 का रूल है, और सेंटेंस पढ़ो, स्टडिंग आ रहा है, स्टडिंग मतलब पढ़ाई करना, सही है। अब इनमें से पॉजिटिव कौन सा था, दोनों में से पॉजिटिव कौन सा था, ये वाला। तो पॉजिटिव में देखो क्या 31 का कोई रूल बन रहा है, हाँ बन रहा है। तो राधा एंड आई है ना, अब यहाँ वॉज नहीं आएगा, फिर से आपको वही यूज, क्योंकि भाई अभी भी तो नाउन तो 2 ही है ना, सब्जेक्ट तो 2 ही है, तो 2 मतलब प्लूरल फॉर्म। तो आ जाएगा राधा एंड आई, बस केवल यहाँ वर लगाना है आपको। ये जो ऑर्डर है ये तो आपका सेम ही है, सही है मतलब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शी एंड आई हैज ट्रैप्ड इन अ सीरियस क्राइम। ट्रैप
ट्रैप मतलब फंस जाना, किसी एक बड़े मतलब सीरियस क्राइम में फंस गए हम। अब कौन कौन, ही, शी एंड आई। अब देखेंगे शी थर्ड नंबर पे आता है, आई आता है वन फर्स्ट पे। अब ये है नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव के लिए क्या है 1 2 3, ये नेगेटिव। क्या उसके अंदर 31 आ रहा है? नहीं आ रहा, देखो 12 आ रहा है, 23 आ रहा है, 13 आ रहा है। तो 31 को हम आगे पीछे कैसे चेंज कर सकते हैं कि इनमें से बन जाए, 13 बना सकते हो ना, एक इधर ले आओ और 3 को उधर ले जाओ। तो इसका सही अरेंजमेंट होना चाहिए आई एंड शी, और यहाँ हैज नहीं, फिर से क्या होना चाहिए है, क्योंकि प्लूरल फॉर्म है तो होना चाहिए आई एंड शी हैव ट्रैप्ड इन अ सीरियस क्राइम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, राहुल एंड आई। राहुल थर्ड नंबर पे आता है, या कुछ और भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, 3 1 3 का ज्यादातर वो आ रहा है, तो आप कुछ और भी रख सकते हैं, उसके हिसाब से भी आ सकता है। जैसे यू एंड आई कर लेते हैं, चलिए यू एंड आई, यू सेकंड नंबर पे और ये फर्स्ट नंबर पे। गुड फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स तो पॉजिटिवनेस है, पॉजिटिव के लिए क्या लगता है 2 3 1, 2 3 1 में क्या 21 आ रहा है? हाँ ये देखो 21 आ रहा है, तो इसका मतलब ये सही है। क्या आप इसे 12 कर सकते हैं? मतलब आई एंड यू करोगे तो 12 बन जाएगा, तो गलत हो जाएगा क्योंकि वो नेगेटिव में जा रहा है। अब इसके अंदर एक चीज़ आप देखोगे कि ये कॉमन है, इसके अंदर 23 क्या है कॉमन, तो 23 को तो आप कहीं भी लगा लो, सेंटेंस पॉजिटिव हो या नेगेटिव, 23 मतलब यू एंड थर्ड पर्सन में जैसे कोई भी ही आ जाए, शी आ जाए या कुछ भी XYZ, तो वो आप दोनों सेंटेंस में सही कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको रूल नंबर 2 क्लियर हो गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो गाइस चलिए रूल नंबर 3 देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिकल फिगर। इसे बोलते हैं मैथमेटिकल फिगर। मैथ्स इंग्लिश के अंदर कुछ मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, वो कैसे दे देगी 10 डिवाइडेड बाय 2 गिव्स 5 या 10 डिवाइडेड बाय 2 गिव 5, तो आपको ये बताना है। ऐसे उसे छोड़िए, पहले इधर 2 and 2 is 4 या 2 and 2 are 4, प्रॉब्लम है ना। इसका मतलब कहने का मतलब है कि आप इनमें से अब बोलेंगे कि 2 और 2 कितने होते हैं 4 होते हैं, इस सेंटेंस को इंग्लिश में बनाना है, तो आप ये बोलेंगे 2 and 2 is 4 या आप बोलेंगे 2 and 2 are 4, क्या आंसर होना चाहिए। तो उसी पे बेस्ड है मैथमेटिकल फिगर्स, है ना। तो इसको चीज़ों को अच्छे से देखना है, इस वाले रूल को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तो देखिए कैसे, जब कभी भी आप मैथ्स का यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी देखिए 10 है ना, 2 यहाँ रहे 2 2 6 6 9 10, ऐसे कुछ मैथमेटिक्स का यूज़ हो रहा होगा। अब देखिए जब आप इसे यूज़ करेंगे 2 and 2 is 4, तो इस तो आप तब लगाते हैं जब चीज़ें सिंगुलर हो, नाउन जब सिंगुलर हो, एक नाउन हो। इसका मतलब अगर 2 and 2 को आप एक नाउन मान रहे हो, नाउन 1 मतलब पूरे को आपने एक नाउन मान लिया, उसके हिसाब से इज लगना चाहिए is 4। लेकिन अगर 2 को आप अलग ले रहे हो, है ना, इसको नाउन 1 ले रहे हो और इसको ले रहे हो नाउन 2, मतलब यहाँ एक 2 है और दूसरा 2, दोनों को ऐड किए तब 4 बनाए, तो इसका मतलब नाउन 2 नाउन 1 मतलब 2 नाउन हो गए, तो ऑब्वियसली आपको पता है यहाँ आर लगना चाहिए। तो अब इनमें से कौन सा सही है क्या नहीं है, अभी तक देखते हैं। देखिए पहली बात तो आंसर दोनों सही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है आंसर दोनों सही है। लेकिन अब क्या है, आपको ये भी पता होगा इंग्लिश के 2 पैटर्न है, एक ओल्ड पैटर्न और एक न्यू पैटर्न। तो न्यू पैटर्न के हिसाब से आपको पेपर में कैसे दिया है और आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करना है। लेकिन उससे पहले ये समझिए कि ये इज और आर क्यों दे रहे हैं, मतलब क्योंकि जब इस पूरे को आप अगर 1 यूनिट मानोगे तो उसके हिसाब से आपको क्या करना है, यहाँ सिंगुलर फॉर्म लगाना है, सिंगुलर। जब 1 यूनिट n1 मानोगे तो n1 के हिसाब से आपको या तो हैज़ लगाना है या इज लगाना है या वॉज लगाना है। लेकिन अगर नाउन 1 भी है उसके अंदर और नाउन 2, मतलब इसको आप 2 अलग अलग यूनिट्स मान रहे हो, तो आपको उसके लिए हैव लगाना है, ठीक है, या तो आर लगाना है या वर्ड लगाना है। क्लियर हुआ 3 चीज़ें, हाँ 2 चीज़ें। अब इधर देखिए, तो इसका मतलब दोनों सेंटेंस सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये सारे सेंटेंस सही लिखे हुए हैं यहाँ। लेकिन पेपर में क्या करना है, पेपर में याद रखना कि ये जो रूल नंबर 1 है ये एकदम सही है, पेपर में इसको अप्लाई नहीं करना, पेपर में इसको अप्लाई नहीं करना। हालांकि गलत नहीं है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, दूसरा रूल गलत नहीं है। जैसे आप बोल रहे हो 2 and 2 are 4, ये भी सही है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या लगाना है, 2 and 2 is 4। इसका मतलब आपको सिंगुलर फॉर्म का यूज ज़्यादा करना है, किसका, सिंगुलर फॉर्म का यूज ज़्यादा करना है इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्लूरल फॉर्म, प्लूरल का यूज नहीं। अब इधर देखिए 10 डिवाइडेड बाय 2 गिव्स 5 या गिव 5, अब पेपर के हिसाब से ये लगाना है और वैसे ये वाला गलत हो जाएगा। सेंटेंस सही है, कोई इशू नहीं, मैंने बताया पुराना और नए का हिसाब है। चलिए वैसे सेंटेंस सही है, ठीक है। अब इधर देखिए, जैसे 6 + 6, 6 और 6 डज नॉट बिकम 10। हाँ हमें पता है कि 6 और 6 10 नहीं बनते हैं, 6 और 6 तो 12 बनते हैं ना, तो यहाँ पे डज नॉट आना चाहिए, डू नॉट, आंसर दोनों सही। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या करना है, डज नॉट बिकम 10, क्योंकि डज नॉट क्या है, एक सिंगुलर फॉर्म,
आपको पता ही होगा डज नॉट सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है और डू नॉट का भी यूज किया जाता है प्लूरल फॉर्म के लिए। 9 and 10 becomes 19 है ना, 9 और 10 को ऐड करोगे तो कितना बनना चाहिए 19। तो becomes या become दोनों सही है, लेकिन आपको पेपर में क्या करना है becomes, क्योंकि becomes एक क्या है सिंगुलर नाउन की बात की जा रही है। ठीक है, तो यही था, इसके अंदर कुछ ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। सो गाइस चलिए देखते हैं रूल नंबर 4 क्या कहता है। दिस इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जब हम किसी सेंटेंस में ब्लेस, सेव, हेल्प या लिव इन सभी वर्ब्स का यूज करते हैं। क्लियर, ब्लेस हो गया, सेव हो गया, हेल्प हो गया, लिव हो गया, और हम किसी के लिए कोई विश कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, किसी के लिए कोई अगर आप विश करते हो तो उन्हीं क्या बोलते हैं हम ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे आप बोलते हैं, ये सेंटेंस काफ़ी बार आप बोलते भी है, गॉड ब्लेस यू। क्लियर, बोलते ना। अच्छा, इसी की तरफ एक दूसरा, इसी की तरह एक सेम सेंटेंस बोला जाता है, मे गॉड ब्लेस यू। तो दोनों में क्या अंतर है, गॉड ब्लेस यू या मे गॉड ब्लेस यू ना। तो इसमें क्या मतलब अंतर क्या होता है, कौन सा सेंटेंस सही होता है। देखिए जैसे गॉड सेव्स द किंग, क्या ये सही है, या मे गॉड सेव द किंग, तो आप बोलेंगे हमने तो सेकंड वाला सही सुना हुआ है, मे गॉड सेव द किंग, ये सुना हुआ ना आपने। इसका मतलब ये सेंटेंस क्या होना चाहिए, सही। लेकिन अगर आप इसे देखें गॉड सेव्स द किंग, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं देखना होता है। आपको क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज नहीं करना होता है। सिंपली क्या होगा, गॉड जैसे कोई भी सब्जेक्ट लगाया जाएगा, और ऑब्वियसली ये ज़्यादातर गॉड के लिए आता है। और जब कभी भी ये हेल्पिंग वर्ब जुड़ रही होगी, सॉरी वर्ब का यूज़ किया जा रहा होगा, तो इसके बाद आपको क्या नहीं लगाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ नहीं करना है। इसका मतलब एस, ई एस और आई ई एस का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं कह रहा हो कि गॉड किंग की हेल्प करता है, नहीं। कोई कह रहा है कि गॉड सेव द किंग, मतलब भगवान है ना किंग को बचा ले, मतलब उसे सेव कर ले, उस चीज़ के बारे में ऑप्टेटिव सेंटेंस बोल रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं। तो आना चाहिए गॉड सेव द किंग एंड मे गॉड सेव द किंग, दोनों सेंटेंस सही है, याद रखना। दोनों आप सेंटेंस बोल सकते हैं, मे गॉड ब्लेस यू भी सही है और गॉड ब्लेस यू भी सही है। अब मे आप नहीं लगाते तो इसका मतलब मे क्या होता है, मे होता है अंडरस्टूड। क्या होता है, अंडरस्टूड। इसका मतलब आप मे यूज नहीं कर रहे हो इस वाले सेंटेंस में, तो ये अंडरस्टूड है कि आपको समझ जाना है कि मे इसके अंदर अंडरस्टूड है। ही विश्ड मी स्टे ब्लेस, तो ये क्या गलती है इसमें, उसने मुझे विश किया स्टे ब्लेस, तो गलत है। स्टे के साथ ब्लेस्ड आना चाहिए, कभी भी स्टे आ जाए याद रखना, और उसके साथ वी हमेशा 3 आनी चाहिए। वी 3 मतलब ईडी का यूज करते हैं ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होना चाहिए, ना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। स्टे ब्लेस्ड ना कि स्टे ब्लेस, स्टे ब्लेस्ड बोलना चाहिए आपको। गॉड हेल्प्स द पुअर, नहीं, गॉड हेल्प द पुअर है ना, मतलब क्या करे, भगवान गरीबों की हेल्प करे, है ना, मदद करे, उस टाइप से बात करें। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बना ही नहीं रहे, इसमें गॉड हेल्प द पुअर ना कि हेल्प्स द पुअर। आई नो, मैं जानता हूँ कि गॉड हेल्प्स यू इन टाइम, मैं जानता हूँ कि भगवान आपकी है ना समय पर मदद करते हैं। अब इसको मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट बना रहा हूँ, तब आप गॉड के साथ हेल्प्स लगा सकते हैं, तब सही है। क्योंकि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट रूल बना रहे हैं टेंस में, लेकिन हम अब ये ऑप्टेटिव सेंटेंस नहीं लेंगे। लास्ट में लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, हमारी जो फ्रेंडशिप है वो लंबी चले, तो ये मे आ गया। या आप नॉर्मली है ना मे को अंडरस्टूड भी कर सकते हो, मतलब हटा भी सकते हो, तो कोई वो बड़ी बात नहीं है, तो दोनों सेंटेंस सही हो सकते हैं। क्लियर, तो यही था ऑप्टेटिव सेंटेंस से रिलेटेड क्वेश्चन, और ये कई बार पूछा गया स्टे ब्लेस वाला रूल, और ये गॉड मे गॉड वाला भी है ना। तो मे आपको याद रखना है कि वो क्या होता है, अंडरस्टूड होता है। चलिए नेक्स्ट रूल के बारे में हम बात करते हैं। सो गाइस चलिए हम नेक्स्ट रूल कर लेते हैं, रूल नंबर 5, पेयर वर्ड्स। पेयर वर्ड्स क्या होते हैं, मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। देखिए पेयर वर्ड वो होते हैं कि एक का काम दूसरे के बिना नहीं चल सकता। जैसे आप बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री है ना थिंग्स, मतलब एक का काम है तो दूसरे का काम ज़रूर होगा, अगर दूसरे का नहीं है तो पहले का काम कोई रह नहीं जाएगा। जैसे कि हम बात करते हैं ब्रेड एंड बटर, देखिए जब आप ब्रेड का यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर बटर का तो यूज़ करेंगे। अब सिंपली आप ब्रेड का यूज़ तो करेंगे नहीं, आप अब ये मत बोलो नहीं कि हम चाय के साथ तो ब्रेड ही यूज़ करते हैं, तो ऑब्वियसली वो तब होता है जी जब आप ब्रेड भी यूज़ कर रहे हो और ब्रेड के ऊपर बटर यूज़ कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर बटर ब्रेड नहीं होगी तो बटर का कुछ काम नहीं है, और बटर नहीं है तो ब्रेड का कुछ काम नहीं है। इसका मतलब ये पेयर वर्ड से इन्हें कभी सेपरेट नहीं कर सकते, आप तोड़ ही नहीं सकते, अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे स्लो एंड स्टीडी, स्लो मतलब धीरे और स्टीडी मतलब मजबूती के साथ में कोई काम करना तो अच्छा रहता ही नहीं। जैसे मैं बोल रहा हूँ राइस एंड करी, आप सिंपली राइस खा सकते हैं, सूखे नहीं खा सकते। क्या सिंपली करी खा सकते हैं, नहीं।
तो इसका मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, मतलब आपको कॉम्बिनेशन ढूंढना होता है, कॉम्बिनेशन कि भाई आपको अगर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है तो ठीक है, आप इसको अलग नहीं कर सकते। इसका मतलब जब आप चावल खाएंगे तो उसके साथ करी ज़रूर डालेंगे, है ना, या आप करी का यूज़ करें तो चावल मतलब राइस का यूज़ ज़रूर करेंगे ही करेंगे। तो इसका मतलब इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते। अब ये मत बोल रहे कि हम करी तो हम वैसे भी खा सकते हैं, खा सकते हो, लेकिन एक्चुअल में वो किसके लिए बनी है भाई, वो राइस के लिए बनी है नहीं। ऐसे एज एंड एक्सपीरियंस, जब आपकी एज बढ़ती है तो एक्सपीरियंस बढ़ेगा या नहीं। आप ऐसे तो नहीं बोलते कि भाई आपकी एज ही बढ़ी जा रही है बस एक्सपीरियंस बढ़, ऐसा हो ही नहीं सकता। या आप ये भी नहीं बोल सकते कि आपकी एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है, एज नहीं बढ़ रही, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो एज एंड एक्सपीरियंस, तो आप देख रहे हो ये सारे पेयर वर्ड्स हैं जिन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ, दीज कैन नॉट बी सेपरेटेड, उन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता है। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, जहाँ पे सच्चाई होगी वहाँ ईमानदारी तो होगी। आप कुछ सोचो, जब कोई व्यक्ति सच बोल रहा है तो इसका मतलब वो ईमानदार है। ऐसे नहीं बोल सकते कोई सच बोल रहा है, सच है तो वो डिसऑनेस्ट है, ऐसे बोल ही नहीं सकते। और जहाँ पे ऑनेस्टी होगी मतलब वहाँ पे ट्रुथ तो हो गई। ऐसी राइज एंड फॉल, मतलब अगर समुद्र के अंदर राइज हो रहा है ना, मतलब ज्वार भाटा आ रहा है ना, तो एक बार गिरेगा भी तो वो, जब बढ़ रहा है तो नीचे भी तो उठेगा, तो नीचे आएगा। ऐसे सम एंड सब्सटेंस, मतलब इसे बोलते हैं निचोड़ किसी चीज का। तो अब ये सारे हैं पेयर वर्ड जिन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता। इधर देखते हैं क्वेश्चन में, अब जब इन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता तो इन सभी को, मतलब इस वाले पूरे वर्ड को, इस वाले पूरे वर्ड को, सभी को नाउन वन माना जाएगा। मतलब एक ही नाउन है, इन्हें दो नाउन अलग अलग नहीं मानेंगे आप कि ब्रेड अलग है बटर अलग है। दो, हालांकि ब्रेड अलग है बटर अलग, दो दो चीजें, लेकिन यूज तो एक ही साथ हो रहा है नहीं। जैसे राइस एंड करी को एक साथ ही खाओगे तो इस पूरे को आपको एक यूनिट मानना है, एक यूनिट नाउन है, ये एक ही नाउन है, दो नाउन नहीं है। और जब आपको पता है नाउन एक ही हो तो उसके साथ जो आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो क्या होना चाहिए, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ऑब्वियसली भाई जब आपके पास एक नाउन है, एक सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर फॉर्म, दो नाउन है, दो सब्जेक्ट है, तो प्लूरल, तो यहाँ पे आपको सिंगुलर लगाना है। जैसे कि इज लगा सकते हैं आप, ठीक है, वॉज लगा सकते हैं आप, हैज लगा सकते हैं, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। क्लियर। अब देखिए, स्लो एंड स्टीडी विन द रेस। अब स्लो एंड स्टीडी क्या होता है कि एक नाउन है, स्लो एंड स्टीडी। आपने एक कहानी भी सुनी होगी, खरगोश और कछुए की, है ना, ये वही है। स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, ना कि विन द रेस, क्योंकि विन तो तब आता है जब प्लूरल फॉर्म हो, और विंस मतलब SESIES आप कब लगाते हैं, जब वो सिंगुलर फॉर्म को डिनोट करो। तो यहाँ आना चाहिए स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। जो स्लो चलता है और अच्छे तरीके से मेहनत करके आगे बढ़ता है वही रेस को जीतता है। नेक्स्ट देखते हैं, पेन एंड इंक आर नीडेड बाय मी। अब देखेंगे पेन और इंक, कहने का मतलब पेन का काम है, इंक, जब पेन है तो इंक का काम है, जब इंक है तो पेन का काम है, ठीक है। ठीक है, तो इधर देखेंगे पेन एंड इंक आर नीडेड, आर नहीं इज होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीजें एक ही यूनिट है, दो नहीं है अलग अलग। क्लियर। ऐसे देखेंगे, राइस एंड करी आर। अब राइस और करी है, आर अ पॉपुलर डिश इन इंडिया, लोग ज्यादातर खाते हैं राइस एंड करी इंडिया के अंदर, तो आर नहीं इज, क्योंकि ये क्या है, राइस एंड करी क्या है, एक ही यूनिट है, दो नहीं है। ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। सुबह सुबह मॉर्निंग में ब्रेड एंड बटर मेरे लिए क्या है, ब्रेकफास्ट है, फेवरेट। तो ये दोनों एक ही यूनिट है, तो इसके साथ इज सही सेंटेंस है। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, मतलब जल्दी से बेड पर जाने, इसका मतलब जल्दी सोना और जल्दी उठना एक अच्छी आदत होती है नहीं। तो अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज ये पूरा एक ही नाउन होगा, तो इसके हिसाब से आर नहीं क्या आना चाहिए, इज अ गुड हैबिट। लास्ट सेंटेंस, बैग एंड बैगेज, बोरिया बिस्तर, इसको बोलते हैं बोरिया बिस्तर। बोरिया बिस्तर इज एसेंशियल फॉर एवरीवन, ना कि आर की बैग अलग ले जाओगे आप, बैगेजेस अलग ले जाओगे, नहीं, दोनों एक ही है, उसे सेपरेट नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इसे पेयर वर्ड बोलते हैं, और इज यहाँ पे सही है। सो आई थिंक आपको ये रूल नंबर 5 भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछे गए हैं पेपर में, ठीक है। तो गाइस आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, 5 रूल्स ही रखते हैं, क्योंकि वैसी वीडियो बहुत लॉन्ग हो चुकी है, ठीक है। आई होप कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं अच्छे से। अब आगे जो 5 रूल और है वो मैं तब डालूंगा जब आप कमेंट करके हमें अच्छे से बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, वीडियो की क्वालिटी कैसे, जो भी XYZ। हाँ, बस थोड़ा सा साउंड का प्रॉब्लम है, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिए, क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन है, सभी अपने घर पे हैं, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो ही रही है सभी के यहाँ पे ना। तो नॉइज पोल्यूशन को थोड़ा भूल जाइए, मतलब आपको कंसंट्रेशन रखना है केवल स्टडी पे, ठीक है। तो आप हमें कमेंट करके बताते रहिए क्या कैसी लगी आपको वीडियो, ना, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
सो अगर ये वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स टू दिस वीडियो। और अगर आपको हमारी कुछ और भी वीडियोस देखनी तो हमारी प्लेलिस्ट पर भी जा सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।